नमस्कार, यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रस्तुत कर रहे हैं गलवान में भारतीय वीरों के शौर्य की कहानी। गलवान झड़प की इनसाइड स्टोरी। चीनी पोस्ट पर हुआ था विवाद, भारतीय जवानों ने दिखाई थी अपनी ताकत। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके बारे में साजिशों की कहानी है, विश्वासघात का संकेत है और दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। तथ्यों के अभाव में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं। गलवान में हिंसक झड़प के 10 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बात हुई थी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों देशों की आर्मी LAC के काफ़ी करीब आ चुकी थी। गलवान नदी के किनारे बना चीन का एक निगरानी पोस्ट भारत की सीमा में था। चीन के साथ बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि हो गई थी। इसे हटाने को लेकर चीन की सेना के साथ समझौता भी हो गया था। बातचीत के कुछ दिन बाद चीन ने इस पोस्ट को हटा दिया था। उसी दिन 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू ने अपने समकक्ष चीनी अधिकारी से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन 14 जून की आधी रात चीन ने फिर उसी जगह अपना पोस्ट खड़ा कर दिया। 15 जून को शाम 5 बजे का वक्त था। आसमान में सूरज दिख ही रहा था। कर्नल संतोष बाबू ने तय किया कि वे एक टीम के साथ खुद उस कैंप के पास जाएंगे और पूरी बात की जानकारी लेंगे। आखिर ये पोस्ट एक बार फिर से कैसे बन गया? कर्नल बी संतोष बाबू हैरान थे कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले इस पोस्ट को लेकर चीनी सैन्य अफसरों से बात की थी। फिर ये दोबारा कैसे बन गया? क्या बातचीत के दौरान कहीं कोई गलती हो गई? इस दौरान 16 बिहार रेजिमेंट में गर्मागर्मी का माहौल था। यूनिट के युवा सिपाही नाराज थे और खुद चीन के उस विवादित पोस्ट को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कर्नल बाबू का विचार दूसरा था। कर्नल बाबू अपनी यूनिट में बेहद सौम्य शांत दिमाग से काम करने वाले ऑफिसर माने जाते थे। वो इस इलाके में कंपनी कमांडर के तौर पर पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। कर्नल बाबू ने तय किया कि वे चीन के उस पोस्ट तक खुद जाएंगे। सामान्य स्थिति में एक कंपनी कमांडर ऐसे मौक़ों पर भेजा जाता है, लेकिन कर्नल बाबू ने तय किया कि ऐसे नाजुक मसले को वे यूनिट के युवा अफसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अभी तक भारतीय खेमे के मिजाज में गर्मी नहीं आई थी। यूनिट के युवा अधिकारी और सिपाहियों को सिर्फ ये उम्मीद थी कि नदी की संकरी घाटी में उन्हें एक वैसा काम करना है जहाँ अब तक किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। यहीं पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ताना रवैया था। 15 जून को शाम 7 बजे कर्नल बाबू अफसरों और जवानों की 35 लोगों की एक टीम के साथ पैदल ही उस पोस्ट की ओर गए जो चीनियों ने दोबारा बना डाला था। इसमें 2 मेजर भी शामिल थे। टीम का माहौल तनाव जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जैसे वे कुछ पूछताछ करने जा रहे हों। जब भारत की ये टीम चीनी कैंप के पास पहुंची तो भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले जो बात महसूस की वो ये थी कि चीन के सैनिकों का हाव भाव अलग था। वहाँ मौजूद चीनी जवान वो नहीं थे जिनकी ड्यूटी सामान्य तौर पर उस जगह हुआ करती थी। एक ही स्थान पर तैनाती की वजह से 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी यूनिट के सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार बना लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ वही चीनी सैनिक और ऑफिसर मिलेंगे जिन्हें वे जानते थे, लेकिन यहाँ मौजूद चीनी सैनिकों के नए चेहरे भारतीय सैनिकों के लिए पहली हैरानी की बात थी। भारत की सेना को पता चला कि यहाँ पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से कुछ नए जवानों को मई के दूसरे पखवाड़े में लाया गया था। 16 रेजिमेंट को इस बात की जानकारी भी मिली थी कि PLA के कुछ नए सैनिक यहाँ आए हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि इन सैनिकों की गतिविधि LAC के पार चीनी सीमा के बहुत अंदर तक थी। जब भारत की टीम उस विवादित पोस्ट तक पहुंची तो चीन के ये नए सैनिक अलग अंदाज में दिखे। जब कर्नल बाबू ने बातचीत शुरू की और पूछा कि उन्होंने फिर से उस पोस्ट को क्यों बना लिया है, तो चीनी सेना का एक जवान सामने आया और उसने कर्नल बाबू को पीछे धक्का दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस अभद्र सैनिक ने चीनी भाषा में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया। आपको बता दें कि एक आर्मी यूनिट में अपने कमांडिंग ऑफिसर की बेइज्जती देखना वैसा ही है जैसे आपके माता पिता के साथ किसी ने बेइज्जती की हो। इस घटना के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया तुरंत और तीव्र रूप से आई। भारतीय टीम चीनियों पर टूट पड़ी। यह लड़ाई मुक्के और घुस्सों की थी। इस दौरान किसी किस्म के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। आधे घंटे तक चली इस लड़ाई में दोनों ओर से लोग चोटिल हुए, लेकिन भारतीय टीम इस दौरान 20 साबित हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के सूरवीर जवानों ने उस पोस्ट को तोड़ दिया और वहां से हर चीनी प्रतीक मिटा दिया। भारत के कमांडिंग ऑफिसर को धक्का देने के बाद संयम की सीमा पहले ही खत्म हो गई थी। इस घटना के तुरंत बाद कर्नल बाबू ये भाप गए कि चीनियों का मिजाज दूसरा है। यहाँ पर चीन के नए सैनिकों की मौजूदगी और एक शख्स की ओर से की गई गुस्ताखी
से वे समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने भारत के जख्मी सिपाहियों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और उन्हें कहा कि पोस्ट से और ज़्यादा जवान भेजे जाएं। अब तक भारतीय खेमे में चीनियों के प्रति गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन जानकारी के मुताबिक कर्नल बाबू अब तक संयमित थे। उन्होंने अपने जवानों को शांत किया। कर्नल बाबू और उनकी टीम ने जिन नए चीनी जवानों को हाथापाई में पकड़ा, उन्हें पकड़कर वे एलएसी के पार चीनी सीमा की ओर निकल गए। भारत की टीम इन चीनी जवानों को न सिर्फ उनके सीनियर अफसरों को सौंपना चाहती थी, बल्कि ये जानना चाहती थी कि क्या और भी चीनी सैनिक तो नहीं आ रहे हैं। 15 जून की उस शाम के पिछले कुछ घंटों के घटनाक्रम ये इशारा कर रहे थे कि ये आम दिनों जैसी छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसा भी संभव है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की तरफ कुछ मूवमेंट का भी आकलन किया हो। भारतीय और चीन के सैनिकों की ये भिड़ंत झलक मात्र ही थी। 1 घंटे बाद असली लड़ाई अभी होनी थी। इस दूसरी लड़ाई में ही सैनिकों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। घटनास्थल से कुछ दूर सायोग गलवान नदी के मिलन बिंदु पर तैनात एक आर्मी ऑफिसर ने कहा, हमारे जवान गुस्से में और आक्रामक थे। आप सोच सकते हैं कि वे चीनियों को किस कदर सबक सिखाना चाहते थे। अब तक गलवान घाटी अंधेरे में डूब चुकी थी, विजिबिलिटी कम हो गई थी। कर्नल बाबू को जो अंदेशा था वो सच साबित हुआ। चीन के नए सैनिक नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा दाहिनी ओर भी एक रिज पर पोजीशन लेकर वे तैयार थे। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात को 9 बजे के करीब कर्नल बाबू के सिर से एक बड़ा पत्थर टकराया और वे गलवान नदी में गिर गए। आकलन ये है कि हो सकता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया हो, लेकिन टकराव के आलम में पत्थर उन्हें भी लगा। भारत और चीनी सैनिकों के बीच ये टकराव 45 मिनट तक चला। रात के अंधेरे में हुए इसी भयानक युद्ध के दौरान कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई का एक अहम पहलू ये है कि एलएसी के आर पार कई पॉकेट में ये लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई कई ग्रुप में हो रही थी, जिसमें करीब 300 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब तक लड़ाई रुकी, भारत और चीन दोनों ओर से सैनिकों के कई जवान गलवान नदी में गिर चुके थे। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे। आमने सामने की इस लड़ाई में चीनियों ने कील लगे रड और डंडों का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोनों सैनिक अलग अलग हो गए। रात 11 बजे तक चीज़ें शांत ही रही। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने नदी में गिरे अपने घायल जवानों को उठाया और उन्हें इलाज के लिए भेजा। इस दौरान कर्नल बाबू और दूसरे घायल जवानों को भारतीय कैंप की ओर ले जाया गया, जबकि देश के बाकी जवान हालात का जायजा लेने के लिए चीनी सीमा में ही मौजूद रहे। अब तक ये साफ हो गया कि भारत के कमांडिंग ऑफिसर का शक सही था। भारत के सैनिक अपने कमांडिंग ऑफिसर को अपने आंखों के सामने शहीद होता देख आग बबूला थे। बदला लेने की जवानों की भावनाएं उफान मार रही थी। अब जब भारतीय जवान अपने घायल सैनिकों को नदी और अन्य स्थलों से निकाल रहे थे, तभी रात के अंधेरे में उन्हें एक ड्रोन के आने की आहट सुनाई दी। यह एक नए खतरे का संकेत था। यह संकेत था गलवान घाटी में आधी रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच होने वाले तीसरी झड़प का। ड्रोन धीरे धीरे घाटी की ओर आ रहा था। संभवतः वह इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि चीन अपने नुकसान का आकलन कर सके और फिर से हमला कर सके। इस बीच मौके पर मौजूद भारतीय सेना ने और मदद की दरख्वास्त कर दी थी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए। इसमें 16 बिहार रेजिमेंट और 3 पंजाब रेजिमेंट के घातक प्लाटून भी शामिल थी। घातक प्लाटून में वे सैनिक शामिल थे जो हमले का नेतृत्व करते हैं। जब तक भारत की ओर से सैनिक आए, भारत की सेना चीनी सीमा में अंदर तक चली गई। भारत के सैनिक ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चीन के ज़्यादा सैनिक एलएसी के करीब न पहुँचें और उन्हें पहले ही रोक दिया जाए। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच तीसरा टकराव रात 11 बजे के तुरंत बाद शुरू हुआ और छिटपुट तरीके से आधी रात के बाद तक जारी रहा। ये लड़ाई पूरी तरह से चीनी सीमा में लड़ी गई। इस दौरान आमने सामने की हाथापाई हुई। भारतीय सैनिक चीनियों पर टूट पड़ रहे थे, लेकिन घाटी संकरी और चढ़ाई खड़ी होने की वजह से कई सैनिक नदी में गिर गए। कई सैनिकों को गिरते वक्त पत्थरों से चोट लगी। 7 बजे शुरू हुई इस लड़ाई के 5 घंटे गुजर जाने के बाद स्थिति अब सामान्य हो रही थी। भारत और चीन दोनों ओर से के स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंच गए। मृतक सैनिकों को उठाया जा रहा था। घायल सैनिकों का इलाज किया गया। अंधेरे में ही घायल और मृत सैनिकों का आदान प्रदान हुआ। इसी दौरान भारत के 10 सैन्य कर्मियों को चीन ने पकड़ लिया। इसमें 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 जवान शामिल थे। इन लड़ाई के बाद पहली बार समग्र आकलन में पाया गया कि तीसरी लड़ाई के बाद चीन को उसके 16 सैनिकों के 100 सौंपे गए। इसमें चीन के 5 ऑफिसर भी शामिल थे। हालांकि डीब्रीफिंग की इस रिपोर्ट में
इस बात का जिक्र नहीं है कि इन 5 बॉडी में चीन के कमांडिंग ऑफिसर की बॉडी थी या नहीं। इस तरह से 16 चीनी सैनिक युद्ध में ही मरे थे, यह आकलन किया जा रहा है। जिस तरह लड़ाई के दूसरे दिन भारत के 17 जख्मी जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, उसी तरह चीन के भी कई जख्मी जवानों की बाद में मौत हो गई है। हालांकि इसके बारे में चीन की ओर से कोई न पुष्टि हुई है और न होने की संभावना है। तीसरी लड़ाई के बाद प्रिजनर एक्सचेंज जैसी कोई स्थिति नहीं थी। रात के अंधेरे, युद्ध के बाद बेचैनी, 0 से कम तापमान, इन सब स्थितियों में कई सैनिक इधर उधर रह गए। 16 जून को सुबह होते होते भारतीय सैनिक वापस LAC पार कर अपने पोस्ट पर लौट आए। जब ये पाया गया कि अभी भी कई सैनिक वापस नहीं लौटे हैं, तो दोनों पक्षों के मेजर जनरल ने बात की और दोनों पक्षों के लापता सैनिकों को वापस करने पर सहमति बनी। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध के बाद कोई बंधक बनाने वाली स्थिति नहीं थी। हम उनके सैनिकों को मेडिकल हेल्प दे रहे थे और वो हमारे सैनिकों का उपचार कर रहे थे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।